नमस्कार स्टूडेंट्स। आज जैसा कि आपको विदित है क्लास नंबर 52 ज्योमेट्री की होनी थी। हमने 51 क्लास जब 50 क्लास की थी तो उसमें बता दिया गया था कि नेक्स्ट जो क्लास होगी वो ज्योमेट्री की होगी। तो एसएससी जीडी का जो सपना लेकर आप पढ़ रहे हैं वो एसएससी जीडी का सपना 90 क्लास में आपको अपना करना है और इन 90 क्लासेज बैच को हम डेली 10 बजे से 12 बजे के बीच में अपलोड कर देते हैं। तो चलिए आज क्लास नंबर 52 में हम जो है आपके साथ जुड़ते हैं आज एसएससी जीडी के इस 52 क्लास नंबर में, जिसमें आज हम एक स्पेशल टॉपिक जो बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है एसएससी जीडी में, और ज्योमेट्री के जो क्वेश्चन हैं वो अलग ही बिहेव के होते हैं, आसानी से उनको पकड़ पाना भी नहीं होता है और अगर समझ में आ जाए तो बहुत आसान भी होते हैं। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए क्लास का टाइम नोट कर लेते हैं और स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का, यदि त्रिभुज पहला क्वेश्चन तो पढ़ लें। अच्छा, हम इसमें से पढ़ रहे थे ठीक है ना। चलिए, यदि ABC एक समभुज त्रिभुज है और D BC पर एक बिंदु है जिससे AD परपेंडिकुलर टू BC है, तो वो पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा रिलेशन ठीक होगा। इनमें से कौन सा रिलेशन ठीक होगा, आपको और हमको ये बताना है। एक सेकंड, जरा माइक को कर लेते हैं सही। ये देखिए, ठीक है। चलो अब करते हैं स्टार्ट आज का पहला क्वेश्चन। चलिए, पेन सेलेक्ट। तो एक समबाहु त्रिभुज है, यानी समबाहु त्रिभुज है, इसमें ABC हम ये कह लेते हैं और D BC पर मध्य बिंदु है A से। चलिए, T पर एक बिंदु है और जो ये है परपेंडिकुलर डाला गया है। AD जो बना ये D, ये परपेंडिकुलर है। अब ये देखिए कि समबाहुभुज है, समबाहुभुज है तो ये और ये एंगल भी बराबर है, ये और ये एंगल ये कॉमन है। तो जो त्रिभुज ये बने, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, ये हो गए कॉन्ग्रुएंट त्रिभुज, सर्वांग समत्रिभुज हो गए। देखो, क्योंकि हमारा एंगल C एंगल B के बराबर है, ठीक, और AC इक्वल टू AB के बराबर है ही, क्योंकि समभुज त्रिभुज कह रहे हैं वो, और AD कॉमन है, AD इक्वल टू AD। तो जब तीन चीज़ें बराबर हो जाती हैं तो ये साइड साइड एंगल्स की प्रॉपर्टी से ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है आपका समरूप त्रिभुज। क्या बन जाता है, ये करने की आवश्यकता नहीं है, वैसे भी यहाँ एक एंगल ये भी ले सकते थे 90 है, ये भी 90 है, तो ये समरूप त्रिभुज है। ठीक है जी, समरूप त्रिभुज है। अब समरूप त्रिभुज होने के बाद हमको अब करना क्या है वो समझिए, कि हमको वो पूछ रहे हैं कि भाई रिलेशन AB और BD के बीच में है। तो अब ये देखिए समरूप हुआ तो ये और ये बराबर है, ठीक है। अब हमको ये बताना है कि AB और BD, AB और BD, ध्यान दें, AB और BD, देखिए ये एक तो ये टोटल होगी 2। जब ये 2 है तो ये भी 2 होगी और ये भी 2 होगी। समझ पा रहे हैं ना आप, क्योंकि समभुज त्रिभुज है। अब AB रखो, AB 2 और BD कितनी है 1, BD 1, तो 2:1 का रेशो बन गया है। तो रेशो कितना बन गया, 2:1 का। अब 2:1 देखिए, यहाँ बना 1:1 तो कैंसिल, यहाँ देखा 1:2 कैंसिल, यहाँ देखा 2:1 ठीक है, यहाँ 3:2 3:2 बनेगा ही नहीं। तो ये समझने वाली बात है, आपको बिल्कुल एकदम पीसफुली आप समझिए, कोई ऐसी हेजिटेशन आपको नहीं होनी चाहिए कि नहीं जी ऐसा क्या है। जैसे ही आपने समरूप त्रिभुज देखा और ये आधा है तो आपने 2:1 का कंसेप्ट लगा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। क्लियर बढ़ जाए, कोई दिक्कत किसी को? जहाँ तक मैं समझता हूँ दिक्कत नहीं हो रही होगी। स्टूडेंट कंटिन्यूसली एफर्ट अगर आप डालेंगे ना तो एसएससी जीडी कोई ज़्यादा हार्ड लेवल ना तो क्वेश्चन पूछता है, ना ज़्यादा हार्ड लेवल क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। एक, अब आ जाइए अगला क्वेश्चन। एक चतुर्भुज ABCD का एक कोण A B से 26 कम है, एक B से 26 कम है, कोण B कोण C का 2 गुना है और कोण C कोण D से 10 डिग्री अधिक है। कोण A की माप क्या होगी? तो इसमें आप एक चीज़ हम देखिए, बहुत अच्छे से आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग,
त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना 180। ठीक है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री। ये कुछ चीज़ें हैं ज्योमेट्री में जो आपको पता होनी चाहिए और पता भी है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि भैया बताइए, तो देखिए मैं एक चीज़ पहले यहाँ से देखूँ तो ये जो लाइन बनी a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये चारों एंगल 360। अब उन्होंने कहा कोण ए बी से 26 डिग्री कम है, तो ये है जी 26 डिग्री कम बी से, तो b माइनस के 26 प्लस के b। अच्छा, b कोण c का 2 गुना है। पहले मैं एक रिलेशन बना लेता हूँ। a जो है देखिए b से 26 कम है इसमें रखने से पहले, और b कोण c का 2 गुना है। b जो है 2c है, और c कोण d से 10 डिग्री कम है। c जो है d से 10 डिग्री कम है। कोई दिक्कत? c कोण d से 10 डिग्री अधिक है। ये आपको रिलेशन बन गया। c की वैल्यू उठा के इसमें रख दीजिए, d के फॉर्म में आ जाएगा, तो 2d प्लस के 10। ठीक है, और b की उठा के इसमें रख दीजिए, तो 2d प्लस के 10 माइनस के 26। अब देखिए ए बी सी इनकी सबकी वैल्यू मैं इसमें रख देता हूँ, तो इसमें रखूँगा तो देखो कितना 2d प्लस के 20 माइनस के 26। ए की वैल्यू रख दी, बी की वैल्यू 2d प्लस के 20, मैंने बी की वैल्यू रख दी, सी की वैल्यू d प्लस के 10 और इक्वल टू प्लस के d, लास्ट वाला d, ये इक्वल टू 360। बस स्टूडेंट अगर आपने ये समझ लिया ना, इनमें जो रिलेशन दे रखा है उस रिलेशन को जस्टिफाई कर लीजिए, उस रिलेशन को आप रख दीजिए और उस रिलेशन से आपको वैल्यू मिल जाएंगी। तो ए की माप पूछिए, कोई नहीं, ए में लोग लाते हैं, मैं डी में ही लाके डायरेक्ट मैं यहाँ रख दूंगा तो आंसर आ जाएगा। देखो 1 2d 4 5 और 6 हो गई डी। ठीक है, और यहाँ से बचा माइनस के 6, तो 10 में से घटे तो माइनस के 6 4 24 प्लस के 24। ऐसे कर लीजिए 20 और 20 40 और 10 50 में 26 घटे 24 इक्वल टू 360। अब मुझे बताइए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो रही हो तो मैं उसको रिवाइज करने की कोशिश करूँ। मुझे जहाँ तक लगता है कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपको दिक्कत या प्रॉब्लम क्रिएटर हो, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो। 2 और 2 4 और 2 6 डी मैंने ले चुका हूँ। 50 मेरा न्यूमेरिकल वैल्यू में से 26 में न्यूमेरिकल वैल्यू घटा चुका हूँ, 24 हो गया। इसको दूसरी तरफ ले जाऊँ घटेगा, तो 6d इक्वल टू घटाइए 24 घटाइए इसमें से तो 20 और 36 336। अब 336 को d यहाँ से निकालें, 6 से कट करें तो 6 पंजे 30 और 6 छंग 36, 56 डिग्री आ गया भैया d। और मुझे चाहिए क्या a बराबर मेरा क्या है, देखो जरा a बराबर मेरा क्या है वो देखो। a बराबर है, आप समझिए कि a बराबर 2d प्लस के 10, 2d यानी 56 प्लस 10 66 माइनस के 26, यही तो है। 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 6 दूनी 12 13 132, 132 में से 26 माइनस करेंगे तो 106 डिग्री मेरा आंसर बन जाएगा। मैं यहाँ से कुछ मैथमेटिशियन जो है ए के फॉर्म में रखते हैं और बटे में ले जाते हैं। मैं कहता हूँ बटे में रखने की कोशिश मत करिए, क्योंकि बटे में रख के फिर कैलकुलेशन करना आसान नहीं होता है कई बार एसएससी जीडी एस्पायरेंट्स के लिए। माइंड को अननेसेसरी नहीं थकाना है, मैं बार बार कहता आया हूँ, माइंड को अननेसेसरी नहीं थकाना है, माइंड को प्रिजर्व रखना है, माइंड को रिलैक्स रखना है, रिलैक्स रहते हुए क्वेश्चंस करने। क्योंकि अब तो यहाँ प्रैक्टिस करते समय तो आपको सब अच्छा लगेगा, लेकिन जब आप पेपर में जाएंगे ना स्टूडेंट, तो पेपर में क्या होता है कि प्रेशर आता है, और प्रेशर में ये कैलकुलेशंस जो बटे की होती है या कुछ और होता है वो जो है ठीक नहीं होती हैं। तो चलिए 106 डिग्री आपका आंसर आ गया है। कोई दिक्कत किसी को, कोई हेजिटेशन नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप समझिए, इस क्वेश्चन को करिए, क्वेश्चन पढ़िए आराम से बैठकर। ए बी सी का आंतरिक द्विभाजक इक्वल टू त्रिभुज ए बी सी ए सी बी जो कि 0 पर ओ पर मिलते हैं और बी ए सी 80 है, तो बी ओ सी किसके बराबर होगा ये आपको बताना है। बी ओ सी किसके बराबर होगा ये आपको बताना है। चलिए ए बी सी त्रिभुज है ना, चलिए
बताइए जल्दी से, क्या करेंगे हम ऐसे क्वेश्चंस में, हम क्या कर सकते हैं। आंतरिक द्विभाजक कह रहा है, आंतरिक द्विभाजक का मतलब अंदर से। देखो मैं एक बहुत सिंपल सी एक ड्राइंग बना लेता हूँ, ठीक है, ए बी सी, ए बी सी, इसका आंतरिक द्विभाजक है जो ए सी बी, जो कि ए सी जो कि ओ पर मिलता है, ये देखिए ओ पर मिलता है। अब मेरा बी ए सी जो है, बी ए सी जो है वो 80 है, बी ए सी जो है मेरा 80 है, तो बी ओ सी यानी बी ओ सी ये एंगल पूछ रहा है स्टूडेंट, बी ओ सी कितना होगा वो आपको बताना है। और बिल्कुल सिंपल सा एक मैं फॉर्मूला आपको दे देता हूँ, अगर ये कभी समद्विभाजक है, समद्विबाहु त्रिभुज है या समद्विभाजक, ये जो है ये और ये साइड दोनों बराबर एंगल कट करके समद्विभाजक आंतरिक द्विभाजक बना रही हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, एंगल बी ओ सी इक्वल टू 90 + 1/2 एंगल बी ए सी, ये आप फॉर्मूला याद रखिए, ठीक है। कितना सिंपल हो रहा है, 90 में प्लस करना है उसका आधा, 90 में प्लस करना है उसका आधा, कर दीजिए 90 + 1/2 गुना 80, और ये कितना 40 बार, और 90 प्लस के 40 आपको मिल गए 130 डिग्री। अब बताइए मुझे इसमें ऐसा क्या है कि जो नहीं कर सकते। अगर आपको ये चीज़ें पता है, कंडीशन पता है कि अगर समद्विभाजक बने हुए हैं, द्विभाजक बने हुए हैं और वो किसी बिंदु ओ पर मिल रहे हैं ट्रायंगल के अंदर, तो उनके द्वारा बना हुआ एंगल 90 + 1/2 BAC के बराबर होता है, जो माइनर एंगल बनेगा। जो मेजर एंगल बनेगा उसे 360 में से घटा दीजिए तो दूसरा आ जाएगा, ठीक है। जो माइनर एंगल बनेगा उस एंगल की बात करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम बढ़ रहे हैं, ये आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, ये आप मेमोराइज कर लीजिए, समय ज़्यादा नहीं है, आप बिल्कुल एकदम युद्ध स्तर पर तैयारी करके अपने आप को बांध लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए और करने की कोशिश करिए। मान लीजिए ट्रायंगल ABC एक समकोणीय त्रिभुज है, मान लेते हैं जब आप कह रहे हैं तो, ठीक है, और AD परपेंडिकुलर टू BC, AD जो है BC पर परपेंडिकुलर है, एंगल A 90 डिग्री ABC में है। यदि क्षेत्रफल ट्रायंगल ABC का 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल ACD का 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है और AC बराबर 9 सेंटीमीटर है, तो BC की लंबाई कितनी होगी, आपको ये बताना है। देखिए मैं हमेशा से ये चीज़ें कहता आया हूँ कि अगर आपको क्वेश्चन को देखकर ज्योमेट्री में फिगर समझ में आ जाता है तो आप समझ लीजिए कि आपसे बढ़िया कोई नहीं है, ठीक है। AD ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है। अब आप ये मुझे बताइए कि ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल दिया हुआ है, ABC का एरिया, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल ACD का क्षेत्रफल दिया हुआ है, ACD एरिया दिया हुआ है। मुझे एरिया की थ्योरम मैंने 10th क्लास में पढ़ी है, कहीं ज़्यादा दूर नहीं पढ़ी, तो मुझे मतलब ये समझ में आया कि ट्रायंगल ABC यानी मेरा पूरा ट्रायंगल ABC, ये पूरा ट्रायंगल बाहर बाहर का, ये पूरा ट्रायंगल, और ACD ये ट्रायंगल, इन दोनों में कंपेयर हो रहा है, इन दोनों में कंपेयर हो रहा है, और अकॉर्डिंग टू राइट एंगल ट्रायंगल प्रॉपर्टी दे विल बी सिमिलर ट्रायंगल, वो सिमिलर ट्रायंगल होंगे। तो जब वो सिमिलर ट्रायंगल है तो सिमिलर ट्रायंगल की डेफिनेशन ये होती है कि सिमिलर ट्रायंगल में उनका जो एरिया होता है, स्टूडेंट 10th क्लास में बहुत आसानी से, आप बहुत आराम से NCERT बुक्स में आप पढ़ते हैं 10th क्लास जब करते हैं, तो उन्होंने कहा है कि भैया एरिया जो इनका है वो इनकी साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। अगर इफ ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो ट्रायंगल्स अगर सिमिलर हैं तो इस तरह की कंडीशन काम में आती है, तो उस कंडीशन को ध्यान में रखकर मुझे फुलफिल करना है, मुझे उस कंडीशन को फुलफिल करना है। अब देखिए ABC में मैं अब ये देखूँ कि मेरे पास एक तो AC दे रखी है और मुझे BC निकालनी है, AC और BC में संबंध बनाना है, AC और BC में संबंध बनाना है। तो देखिए 90 डिग्री के सामने वाली है BC बड़े ट्रायंगल में, और इसके सामने वाली ट्रायंगल में इसमें जो है ये है, क्लियर है। तो मैं जो रखूँगा ABC में रखूँगा BC ऊपर स्क्वायर डिवाइड बाई, नीचे में छोटा का रखूँगा AC स्क्वायर।
क्योंकि 90 के सामने वाला परपेंडिकुलर है BC और इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर है AC। दोनों की वैल्यूएशन कर दीजिए, आपको आंसर होने वाला है। इसका एरिया का क्षेत्रफल 40 और इसका कितना क्षेत्रफल 10। BC मुझे बतानी है और AC मेरे पास कितनी है 9। AC 9 है तो 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। चलिए स्क्वायर कर लेते हैं, तो 0 से 0 कैंसिल। अब 4 मल्टीप्लाई 9 स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर स्टूडेंट बना। कोई दिक्कत हो रही है क्या? कितना सिंपल। ये अगर आपको आता है, ये अगर आपको आता है तो मैं कहता हूं कि पेन चलाते समय हेजिटेशन नहीं होगी आपको। BC, अब देखिए ये 9 का स्क्वायर है, यहाँ से 2 का स्क्वायर, तो 2 गुना 9 इक्वल टू BC मिल गया। तो BC इक्वल टू कितना हो गया? BC इक्वल टू 18 हो गया, 18 सेंटीमीटर। आप आंसर लगा दीजिए आराम से। मतलब मुझे ये देखना है कि सिमिलर ट्रायंगल की मेरी थ्योरम ये कहती है, मैं लिख देता हूँ यहाँ, सिमिलर ट्रायंगल अगर हैं, ये देख लीजिए सिमिलर PQR एंड दूसरा ट्रायंगल ले लेता हूँ ABC आर सिमिलर। अगर ये सिमिलर हैं तो मेरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि ट्रायंगल ऑफ PQR एरिया, ठीक है, और ट्रायंगल ऑफ ABC एरिया, अब वो किन्हीं दो साइडों के बराबर होगा। यहाँ से मैं PQ ले लूँ का स्क्वायर ले लूँ तो मैं यहाँ से AB का स्क्वायर लूँगा, यहाँ से मैं QR का स्क्वायर ले लूँ तो उधर से मैं BC का स्क्वायर लूँगा। करस्पॉन्डेंस साइड्स को मैं लेता हूँ और मैंने यहाँ से PR का स्क्वायर लिया स्टूडेंट, तो मैं यहाँ से AC का स्क्वायर लूँगा। अगर ये आपको आता है तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आप इस चीज़ को समझिए, ठीक है। तो मेरा मेन प्रायोरिटी क्या है कि मेरा मेन प्रायोरिटी है कि आपको उन क्वेश्चंस को करवाना है जिनमें ज्योमेट्रिकल फॉर्मूले यूज हुए हैं, ताकि आप जो है SSC GD के एग्जाम में जब बैठें तो अगर डाटा भी चेंज हो तो आप उस चीज़ को याद रखें, अरे सिमिलर का एक क्वेश्चन हमने पढ़ा था, और सिमिलर की प्रॉपर्टीज़ को आप फॉलो कर दें। लेकिन जब आप उसको पढ़ेंगे नहीं, केवल रटेंगे, तुक्का लगाएंगे, तो आपको नहीं होगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि इस तरीके से हर बार ABC और इसमें ही दिया जाए। तो रटने की बजाय आप उसको करना सीखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को हो रही हो तो बताइए। अगला क्वेश्चन, चलिए बहुत आसान से आप पढ़ रहे हैं। दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से P पर छूते हैं, ठीक है। दो वृत्त हैं, दोनों एक दूसरे को P पर छूते हैं और AB दोनों वृत्तों से एक समान उभयनिष्ठ है। A और B के मिलन बिंदु हैं और PAB 35 है। तो ABP आपको बताना है। दो वृत्त पहले बाहर से छुलवाइए, ऐसे एक्सटर्नली टच करते हैं, और AB दोनों वृत्तों की समान उभयनिष्ठ है। AB दोनों वृत्तों पर है, ये A, ये मैंने B मान लिया, और मिलन बिंदु हैं A और B मिलन के बिंदु हैं, AB मिलन के बिंदु, और PAB आपको बताना है। PAB, तो PAB 35 है, तो ABP आपको बताना है। चलिए ज़रा बहुत आसान से आप करेंगे, ठीक है। कर लीजिए, मिलन बिंदु को रख लीजिए। यहाँ से मान लेता हूँ, ऐसे डाल दीजिए, डालना चाहो तो, ठीक है। ओ डालने की आवश्यकता भी नहीं है, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन तो समझ आ रहा है ना। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दे रखे हैं। अब OA और OB बराबर होगी, ये तो आपको पता ही है। यहाँ से अगर मैं इसके डालूँ तो OA से OB बराबर होगी, ये क्लियर है। यहाँ से मैं एक ऐसे डाल देता हूँ, ये ट्रायंगल जो उन्होंने कहा है। P, इस बिंदु को मैं P ले लेता हूँ। PAB है 35 डिग्री। ये कितना है स्टूडेंट? 35 डिग्री। और चाहिए कौन सा? ABP, ये आपको एंगल चाहिए। भैया आप बता दीजिए कितना आसान है, कितना हार्ड है? बताओ जरा। सीधी सी सिंपल सी बात यह है कि वैसे तो अगर मैं इनको दूसरे तरीके से देखूं तो ये 35, तो ये क्या 35 बनेगा? बताओ जरा। तो समझने वाली बात क्या है कि वो इसमें समझने वाली बात यह है कि कुछ OA और OP बराबर है। ध्यान से समझ लीजिए, OA और OP बराबर है। तो ये देखिए, ये एंगल कितना बन गया? 35 बन गया।
क्योंकि ये बराबर एंगल, बराबर साइड से बने हुए एंगल है। जब ये 35 बन गया तो 35 35 70, तो ये एंगल 110 बन गया। कितना? 110। ये 110 बना तो ये कितना हो गया? 80। आया ना समझ में? ये कितना हो गया? 80। जब ये 80 हो गया स्टूडेंट, तो इसका ये दोनों बराबर एंगल है, तो ये कितने हो जाएंगे दोनों मिलके? ये दोनों मिलके कितने हो जाएंगे भाई? अरे ये 70 होगा बेटा। 110 और 180 तो टोटल होता है, तो ये जो बनेगा ये कितना बनेगा? 70। ठीक है, ये 70 बन गया। अब ये 70 है तो ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों तो इक्वल है, तो ये दोनों की माप कितनी? 110। 180 में से घटा दीजिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना मैंने लिखा था, तो 180 में से घटे तो 10। अब आधा करना है तो कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। तो ये जो एंगल मेरा बना, ये कितना बना? 55 डिग्री। समझ आया या नहीं आया? नहीं आया हो तो मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूँ, देखिए जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा समझ लीजिए। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहाँ से वेनिस्ट मैंने ले ली, यहाँ से मैंने ये पी पॉइंट, और मैंने ये ओ ए बी। अब समझिए, तो ये जो है यहाँ से किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शी जो है समान होती हैं, ये आप समझते हैं। तो ओ ए और ओ पी बराबर हैं। ये 35 है तो ये भी 35 ही होगा, क्योंकि दोनों समान साइड से बनी है। तो ये 110 होगा, ये 70 होगा, इन दोनों को मिलकर 110 होगा, उसका आधा आधा कर दीजिए, 55 होगा, क्योंकि वो दोनों भी समान है तो 55। बिल्कुल सिंपल वे में अगर आप पढ़ेंगे तो मैं ये कहता हूँ कि कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। मैं ये कहता हूँ कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि ट्रायंगल ABC में डी और ई क्रम से AB और AC पर दो बिंदु हैं, जिससे DE पैरेलल है BC के, और DE ट्रायंगल ABC को दो समान क्षेत्रफल वाले भागों में बांटता है। तो AD/BD का अनुपात कितना होगा? AD/BD का अनुपात कितना होगा? मुझे केवल इतनी सी काम करना है। तो ये ट्रायंगल बनाइए पहले, ठीक है, ट्रायंगल बना लिया हमने ABC, और DE जो है इसको पैरेलल भागों में बांट रही है, DE इसके पैरेलल है, और DE ABC को दो समान क्षेत्रफल वाले भागों में बांटती है। यानी ये और ये जो क्षेत्रफल बना ये समान बना। देखो, ट्रायंगल ADE का क्षेत्रफल इक्वल टू चतुर्भुज जो बना BCED का क्षेत्रफल समान है। जो क्वेश्चन कह रहा है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने क्वेश्चन ने जो कहा मैंने वो रख दिया, ठीक है। तो अब जब ये समान है तो मैं अगर इसको इसके तरफ ले लूँ, ट्रायंगल ADE का क्षेत्रफल, ठीक है, तो उल्टा ले लें, इधर तो ये 1 रह जाएगा, 1/1 चतुर्भुज BCED एरिया, मैं इंग्लिश में ही लिख देता हूँ, ओवर ट्रायंगल ADE एरिया। ये क्लियर है। अब देखिए, ये इधर 1 बना, इधर 1 बना, मैं अगर दोनों तरफ +1 और +1 कर दूं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। थेल्स थ्योरम आपने 10th क्लास में पढ़ी होगी, तो कोई दिक्कत नहीं हो रही। तो ये जाके ऊपर जुड़ जाएगा और ये कर एक हो जाएगा 2। तो BCDE प्लस ये, तो ये क्या बन जाएगा? पूरे ट्रायंगल का बन जाएगा, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का एरिया बन जाएगा, ठीक है, और डिवाइडेड बाय ट्रायंगल ADE का एरिया बन जाएगा। तो इन दोनों के एरिया, अब मैंने अभी बताया कि जब ट्रायंगल सिमिलर हों, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल है, वो इसके पैरेलल है तो सिमिलर ही है। जैसे ही मैंने सिमिलर देखा तो मुझे वो कंसेप्ट याद आता है कि मैं जो है इनका क्या करूं, मुझे वो कंसेप्ट याद आता है ना, कौन सा? अच्छा, 1 और 1 2, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे वो कंसेप्ट याद आता है सिमिलर ट्रायंगल्स का कि स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर को आधा करते हैं, तो कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। तो अब देखिए, सिमिलर ट्रायंगल की वजह से मुझे केवल इन्होंने पूछा है BD का, और भाई मेरे पास BD तो नहीं है, मेरे पास तो पूरा है। तो मैं AD, चलो AD तो मैंने ले लिया, AD और BD का चाहिए, AD और BD का चाहिए मुझे। AD और BD में तो AD तो मैं चलो ले लूँगा इसके लिए, छोटे वाले के लिए, लेकिन पूरे के लिए तो मुझे AB लेनी पड़ेगी ना,
अब बताइए लेनी पड़ेगी या नहीं लेनी पड़ेगी? मुझे AD ओवर BD चाहिए, तो मुझे पूरे के लिए तो मुझे ये चाहिए ही चाहिए। पूरे के लिए मैं क्या करूँ, BD तो मैं तब लिख पाऊँगा जब मैं कर पाऊँगा। तो चलिए ज़रा थोड़ा सा सोचते हैं। तो मैं ABC का लूँ, ABC में मैं पूरे में लूँ AB, मैंने ले ली AB स्क्वायर बनेगा स्क्वायर, और मैंने छोटे वाले में ले ली AD स्क्वायर। कोई दिक्कत? अंडर रूट ले जाओ तो ये बना AB ओवर AD इक्वल टू अंडर रूट 2 ओवर 1, ये बना। लेकिन मुझे AB नहीं चाहिए और ना ही मुझे AD तो चाहिए लेकिन AB नहीं चाहिए। तो अगर मैं इनमें से -1 कर दूं इधर भी और इधर भी मैं -1 कर दूं, -1 इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस के 1। तो देखिए AB में से AD माइनस हुआ और AD नीचे मेरा, तो यहाँ अंडर रूट 2 माइनस के 1 बन गया। देखो AB में से AD माइनस हुआ, AB पूरी लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की, और इसमें से AD माइनस हुआ तो क्या बचा BD। तो BD ओवर AD इक्वल टू क्या बना, अंडर रूट 2 माइनस 1 ओवर 1। लेकिन मुझे जो रेशो पूछा गया है वो उल्टा पूछा गया है। मुझे पूछा गया है AD ओवर BD, तो AD मेरा 1 है और BD मेरा अंडर रूट 2 माइनस 1 है। तो अब मेरा जो रेशो बन गया 1 रेशो अंडर रूट 2 माइनस 1 बन गया, जो कि मेरा बी ऑप्शन में क्लियर में है। तो क्लियर समझ आ रहा है? यानी मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने केवल थेल्स थ्योरम, पाइथागोरियन थ्योरम, जितनी भी ये थ्योरम 10th क्लास में हम ज्योमेट्री में पढ़ते हैं उन्हीं को बस मिक्स करके यूज कर लिया है, उन्हीं को बस मिक्स करके यूज कर लिया है। एक्स्ट्रा मैंने एक लाइन भी नहीं लिखी, एक्स्ट्रा मैंने एक लाइन भी नहीं की। ठीक है, चलो बढ़ो आगे, समझ लीजिए। नहीं समझ में आए दोबारा से वीडियो को चेक कर लीजिए, आपको समझ आ जाएगा कैसे कैसे क्या क्या कर रहे हैं, वो आसानी से आप समझिए। चलो ये बताओ, त्रिभुज ABC का अंतर केंद्र कौन है? I है। अच्छा I इसमें गायब भी है, तभी तो कह रहे BIC I, ये लिख लीजिए। त्रिभुज ABC का अंतर केंद्र है, यदि ABC 65 और ACB 55 है तो एंगल BIC का मूल्य कितना है? मूल्य का मतलब एंगल कितना है। ठीक है, चलो तो वो बिल्कुल अभी तो थोड़ी देर पहले बता के ही निपटे थे। अंतर केंद्र ऐसे ऐसे ABC, ठीक है, ये मैंने I ले लिया। ABC मेरा कितना है? 65। ACB मेरा कितना है? 55। अब BIC का मुझे चाहिए, तो BIC का तो मुझे जब चाहिए पहले मैं कुछ काम कर लूँ। काम कैसे? 55 और 65 जुड़ा तो A आ जाएगा। एंगल A इक्वल टू 180 माइनस 65 प्लस के 55, ये कर लीजिए। तो 180 माइनस 5 और 5 10 की 0 हासिल 1, 6 और 6 12, 120। 60 डिग्री का मेरा ये एंगल 60 डिग्री का आ गया। समझ पा रहे हैं ना आप? सात डिग्री का आ गया। चलिए अब अगर मैं इसको आगे बढ़ूँ तो दो तरीके थे आपके पास। ये समद्विभाजक है, अंतर केंद्र तो समद्विभाजित करता है, तो आधा आधा करके आप 180 में से निकाल लेते। या अब मेरा दूसरा मुझे फॉर्मूला याद आ रहा है कि जब मुझे ये एंगल चाहिए तो मैं 90 प्लस ऊपर का आधा करता हूँ, ये तो करता हूँ, तो इससे 30, तो कितना हो गया? 90 प्लस के 30 कितना हो गया? 120। तो मेरा ये जो आई एंगल है वो कितना हो गया? 120 डिग्री। BIC कितना हो गया? BIC हो गया 120 डिग्री। बहुत सिंपल है, चाहे आप आधा कर करके 180 में से इसी ट्रायंगल में घटा लेते तो भी चल जाता, क्योंकि अंतर केंद्र की जो प्रॉपर्टी होती है वो इन एंगल्स को समद्विभाजित करता है। अंतर केंद्र उन्होंने कहा है, तो जो ये आई बनाने वाली जो लाइन है वो इन एंगल्स की बाइसेक्टर है, इन एंगल की बाइसेक्टर होती है। जब वो बाइसेक्टर होती है तो हमने उस हिसाब से उसको यूज कर लिया क्या दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ो, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत किसी प्रकार की मैं जहाँ तक समझता हूँ दिक्कत नहीं हो रही होगी। चलो अगला क्वेश्चन बताओ, ठीक है ना। देखिए हमारा काम है आपको वर्क प्रोसेस जनरेट करके देना। अब आप उसको चाहे यूज करो या मत करो, ठीक है। हम आपको लेवल बता रहे हैं, एग्जाम का लेवल बता रहे हैं कि एग्जाम क्या पूछता है। हम आपसे कह रहे हैं कि एग्जाम में ये आता है,
आप यहाँ से तैयारी करिए और जिन जिन क्वेश्चंस को हम करा रहे हैं, जिन जिन क्वेश्चंस के पैटर्नोलॉजी हम बता रहे हैं, वही एसएससी जीडी आजकल पूछ रहा है। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी हेजिटेट होने की आवश्यकता नहीं है। केवल आपको अपना काम बेहतरी से करना है। भाई अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करते तो कोई कितनी भी ट्रिक्स बता दे, कोई कुछ भी कर ले, आप बेहतर नहीं कर सकते, ये समझिए। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि एक वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक ज्या की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, ज्या कौन ज्या समझते हैं ना, ज्या कहते हैं साइन। वृत्त, तो वृत्त की व्यास कितनी है, वृत्त की व्यास कितनी है, ज्या कहते हैं रेडियस को भी। चलिए बताते हैं। ज्या इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, मैं इंग्लिश में देख लेता हूँ। ज्या का मतलब कभी कुछ और ही हो, कॉर्ड, अरे ज्या का मतलब इन्होंने कॉर्ड कहा है बेटा। ज्या का मतलब क्या है, जीवा। क्या कहा है, जीवा। चलिए एक वृत्त मैंने बना लिया, वृत्त से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक जीवा है, मैंने जीवा खींच दी। कितनी दूरी है इसकी, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और जिसकी लंबाई है 12 सेंटीमीटर, ये जीवा जो है कितनी लंबी है, 12 सेंटीमीटर। ये जो लंबाई डाली जाती है इसको आधा आधा कर देती है, 6 सेंटीमीटर इधर, 6 सेंटीमीटर इधर। यहाँ से हमने ये डाल दिया। तो वृत्त का व्यास पूछा है तो त्रिज्या आ जाएगी ओ ए बी और मैंने सी ले लिया। तो ट्रायंगल ओ सी ए इज ए राइट एंगल, ये लिखने की आवश्यकता नहीं मैं, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको, राइट एंगल है। तो भाई राइट एंगल है तो ये जो है 90 डिग्री हो गया, सामने वाला क्या हो गया, कर्ण हो गया। ए ओ स्क्वेयर बराबर ए सी स्क्वेयर प्लस ओ सी स्क्वेयर। चलिए ए सी स्क्वेयर मतलब 6 का स्क्वेयर प्लस ओ सी स्क्वेयर मतलब 10 का स्क्वेयर, और ये हो गया 36 और ये हो गया 100। क्लियर है ना। चलो करो। चलिए एक वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का व्यास। चलिए 136 आ गया। क्वेश्चन में कुछ मुझे लग रहा है कि ऑप्शन से मैच नहीं करेगा। √136 ये आ गया। तो व्यास बराबर क्या होता है, त्रिज्या का दुगुना, 2 गुणा आर। तो 2 गुणा आर कितना, 1/36 इतना। उल्टा उन्होंने कर दिया है, उन्होंने ये लिखने में उल्टा हो गया है। केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर जो जीवा है वो 12 सेंटीमीटर दूरी पर, और जीवा की लंबाई जो है वो उन्होंने 12 सेंटीमीटर, वो 10 सेंटीमीटर दिया है। तो 5 हो जाता और 12 हो जाता, 12 12 में 144, 5 5 25, तो 169 हो जाता, 13 हो जाता, 13 का दूना 26 हो जाता। चलिए लेकिन हम तो जो क्वेश्चन लिख गया है उसका आंसर आपको दे रहे हैं। तो ये मतलब आपको ये समझना है कि कहीं ना कहीं राइट एंगल ट्रायंगल बेस्ड भी सर्किल में वो पूछ लेता है। ठीक है, चले आगे बढ़े। चलो आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए समकोण त्रिभुज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। समकोण त्रिकोण के परिवृत्त की त्रिज्या की लंबाई क्या है जिसकी भुजा की लंबाई 6√3 मीटर है। चलिए जल्दी से बताओ। देखिए अगर आपको परिवृत्त की त्रिज्या की लंबाई पूछनी है समकोण त्रिभुज के, ऐसे कोई समकोण त्रिभुज बना हुआ है ये, और इसके परिवृत्त की त्रिज्या की लंबाई पूछनी है, परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या। अगर आपको परिवृत्त की त्रिज्या की लंबाई चाहिए तो मैं इसके लिए आपको डायरेक्ट एक फॉर्मूला दे देता हूँ, साइड ओवर √3, साइड ओवर √3। अब बताइए साइड ओवर √3, तो साइड कितनी है 6√3 ओवर √3। अब बताइए कितना 6 सेंटीमीटर। अगर आपको ये ना पता होता कि इसमें ऐसा होने वाला है तो ये कितना ज़्यादा हार्ड हो रहा होता, आप खुद अंदाज़ा लगाइए, और खुद अंदाज़ा लगा के तब मुझे बताइए हो रहा होता हार्ड या नहीं। कि भाई आपने, अगर आपको परिवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला समभुज त्रिभुज त्रिकोण के, और समभुज है ये नहीं है, समकोण त्रिभुज नहीं है, समभुज ये ऐसे,
और इसका इसका आपको वो चाहिए परिवृत्त, जो इसको आसपास खींच सके। परिवृत्त समझते हैं ना? देखो परिवृत्त किसको कहते हैं, देखो मैं अंतःवृत्त और परिवृत्त भी बता देता हूँ। अंतःवृत्त खींचते हैं जो त्रिभुज, मान के चलिए ये मैंने ऐसे त्रिभुज खींच लिया, जो अंदर अंदर तीनों उनको टच करता चले, इसको हम कहते हैं अंतःकेंद्र, ठीक है। और जो इसके बाहर बाहर को टच करता हो चले शीर्षों को, उसको हम कहते हैं परिवृत्त, ठीक है। इसको हम परिवृत्त कहते हैं और इसको हम अंतःवृत्त कहते हैं, अंतःवृत्त। तो अगर इस तरह की वो है, जब समबाहु त्रिभुज हो, समबाहु इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, तो जो परिवृत्त की जो त्रिज्या आएगी स्टूडेंट, परिवृत्त की त्रिज्या वो आपको कितनी है, साइड ओवर √3। ये आप याद रखिए, साइड ओवर √3। और आपने आंसर इसका 6 पीछे अभी दिया था, तो कोई दिक्कत किसी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। बिल्कुल मैं एसएससी जीडी वाले एस्पायरेंट स्टूडेंट से कहना चाहता हूँ कि भाई देखो, प्रैक्टिस तो आप कंटिन्यूसली करिए, लेकिन अगर आपका लेवल कम रह गया तो भी आपसे नहीं होगा, अगर आपने लेवल ज़्यादा हाई कर दिया तो भी आपसे नहीं होगा। लेवल हाई करने पर आप बाकी चीज़ों को मिस कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं जीएस के समय को कम कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं आप रीजनिंग के समय को कम कर रहे होंगे, अदर चीज़ों को आप कम करके अब मैथ पर समय लगा रहे होंगे। तो मैं इसलिए कहता हूँ हमेशा कि आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, चाहे वो एसएससी जीडी है, चाहे वो एसएससी सीएचएसएल है, चाहे वो पुलिस का है, चाहे वो कांस्टेबल लेवल है, जब आप किसी एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं ना, तो सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए पता है आपको? सबसे पहला काम होना चाहिए लेवल ऑफ क्वेश्चन आपको चेक करना, कि वो एग्ज़ाम क्वेश्चंस का लेवल क्या पूछता है। जब आपको लेवल पता चल जाता है ना, तो अब आप करते हैं चमत्कार, तब आपको मिलता है पुरस्कार, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे। एक त्रिभुज एबीसी है, देखिए जरा, त्रिभुज एबीसी है, बीआई और सीआई ट्रायंगल एबीसी और एसीबी के कौन समद्विभाजक हैं? यदि बीएसी 50 है तो बीआईसी बताइए। कितनी बार ऐसा क्वेश्चन आपने किया या नहीं? चलिए मैं इंग्लिश वर्जन भी देख लेता हूँ, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं, बता दो। चलिए त्रिभुज एबीसी है, ए बी सी, ट्रायंगल बीआई और सीआई एबीसी और एसीबी के समद्विभाजक है। कितना तो क्वेश्चन हमने किया था ऐसे, ये बीआई और सीआई, बीएसी ये है आपका 50 डिग्री, तो बीआईसी कितना सिंपल है, एंगल बीआईसी निकालना 90 + 1/2 एंगल ए, 90 + 1/2 एंगल ए की वैल्यू कितनी 50, 2 से कितनी बार 25 बार, और 90 और 125 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 115। आपका ऑप्शन कौन सा हो गया? सी। बताइए कोई दिक्कत हो रही हो तो? भाई साहब होगी ही नहीं। जब आप क्वेश्चंस को बेहतर तरीके से करना सीख जाएंगे, जब आप क्वेश्चंस को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे, तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ये मैं गारंटी के साथ आपसे कह सकता हूँ। लेकिन कंसेप्ट सीखे बिना, चलिए तो कंसेप्ट सीखे बिना अगर आप क्वेश्चन को कर रहे हैं तो चलिए इसे और बता दीजिए एक क्वेश्चन। चलो बढ़ो। वो कह रहे हैं कि पीए और पीबी स्पर्श रेखा हैं, इस तरीके से आपको चित्र दिया हुआ है, ए सी बी 130 है, तो ए पी बी चाहिए आपको, ये ए पी बी चाहिए, ये कितना होगा आपको ये बताना है। चलिए जल्दी से बताइए। अगर मैं कंस्ट्रक्शन कर लूँ ऐसे तो कोई दिक्कत है क्या? चक्रीय चतुर्भुज से ये 30, 130 तो ये 50, क्लियर? ये 30 और ये 150, कोई दिक्कत मुझे तो नहीं लगता कि जहाँ तक होगी।
अब ये 50 है तो परिधि पर बना एंगल, केंद्र पर बने एंगल का एक रिलेशन होता है, तो 50 से ये कितना हो गया 100। और ये दोनों आपको पता है 90 और 90 बनाएंगे, आ गया। ये दोनों मिलके 180 बनाएंगे, 90 90 180 बना दिया। ये दोनों मिलके 180 बनाएंगे। 100 ये दे रखा है तो ये कितना हो जाएगा 80। बिल्कुल आपको पेन भी चलाने की आवश्यकता नहीं है पेपर में। समझे या नहीं समझे, दोबारा से समझ लीजिए, मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ से एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया, ऐसे चक्रीय चतुर्भुज बना लिया। चक्रीय चतुर्भुज जैसे ही बनाए, ये 130 है तो ये जो चक्रीय चतुर्भुज के हिसाब से 50 होगा। और जब दो पॉइंटों या एक जीवा द्वारा परिधि पर जो एंगल बना होता है और केंद्र पर जो बना होता है, उन दोनों में रिलेशन होता है केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है, तो ये हो गया 100। अब ये जो है टेंजेंट की वो है प्रॉपर्टी के, ये 90 90 डिग्री बनाता है, तो ये और ये दोनों मिलकर 180 बनाएंगे, तो 180 में से 100 घटा दीजिए तो ये कितना बन गया 80 डिग्री बन गया। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे इसका आंसर हम कर पाते हैं। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही रखेंगे, देख लेते हैं एक आध क्वेश्चन और हुआ तो। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर आपको ज्योमेट्री के कुछ अन्य क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए स्टैंडर्ड क्लासेस के साथ। जय हिंद, जय भारत।